दिस वीडियो इज़ ऑफ हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण का वीडियो है ये हम पाठ 5 पढ़ रहे हैं। इसमें सहायक क्रिया, ये व्याकरण के वो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे एक एक नंबर के लिए आपकी एग्ज़ाम में आती हैं और कई बार इसमें छोटी सी गलती हो जाने की वजह से इसमें आपके नंबर कट जाते हैं। तो फ़िलहाल हम मुख्य मुद्दा है सहायक क्रिया, लेकिन उसके लिए पहले हमें संयुक्त क्रिया के बारे में जानना ज़रूरत होगी। देखिए, क्रिया हम सब ने पढ़ी है, सारे एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो क्रिया में इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ पे संयुक्त क्रिया पहले क्या होती है ये जानेंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है। देखिए, शब्द है धातु। धातु का क्या अर्थ है? धातु का अर्थ आप मेटल से बिल्कुल ना लें। हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे धातुओं के बारे में यानी यहाँ पे क्रियाओं का आपको ब्यौरा दिया गया है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है, यानी कई बार हम वाक्य के अंत में ऐसे दो शब्द देखते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही क्रियाएं ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। आपको उदाहरण दिया गया है, तोता पेड़ पर जा बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे तोता पेड़ पर जा बैठा, ये जाना भी क्रिया है और बैठना भी क्रिया है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो क्रियाओं का संयोग हुआ है। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़ती हैं तो हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। परंतु अंत में ये जो दो क्रियाएं हैं, जैसे जा और बैठा, ये दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी होती है सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जा बैठा, इसमें से जा यानी जाना जो है वो उसकी मुख्य क्रिया है। देखिए, मैंने जा के बाद जाना लिखा है। जाना का अर्थ ये होता है हमको किसी भी क्रिया के जो शब्द हैं उसे मूल रूप में लिखना आवश्यक है। जा का मूल रूप क्या है? जाना। ठीक है, तो जा का हुआ जाना और जाना जो है वो क्या है? मुख्य क्रिया है। उसके पश्चात जो दूसरा शब्द आया बैठा, तो यहाँ पर बैठा की मूल क्रिया क्या है? बैठना, और उसकी जो शब्द है वो क्या है? सहायक क्रिया। यानी आपको सबसे पहले तो वाक्य में से क्रिया पहचाननी है, फिर क्रिया में से दो या दो से अधिक जो धातुओं के योग से बनी हुई जो क्रिया होगी उसमें से आपको सहायक क्रिया पहचाननी है। ठीक है, तो सहायक क्रिया अक्सर जो है अंत में पाई जाती है। जैसे जा बैठा, तो बैठा जो है वो अंत में आया, वो सहायक क्रिया हुई। तो आपको इस तरह से एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चंस इस पर से आते हैं। दो मुख्य प्रश्न के रूप में आपको परीक्षा में एक एक नंबर के लिए आएंगे। सबसे पहला होगा सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखो, यानी आपको वाक्य दिए होंगे, उसमें से आपको पहचानना है कि सहायक क्रिया कौन सी है और उसका मूल रूप लिखना है। यानी आपको एक नंबर के लिए अगर एक प्रश्न आ रहा है तो उसमें से आधा अंक जो है वो आपकी क्रिया पहचानने के लिए यानी सहायक क्रिया पहचानने के लिए होता है और आधा अंक जो है वो उसके मूल रूप को लिखने के लिए होता है। तो ये एक प्रकार का प्रश्न है। और दूसरा जो मुख्य प्रश्न है सहायक क्रिया के विषय में, वो है सहायक क्रिया का वाक्यों में प्रयोग करना। ठीक है, मतलब आपको एक शब्द दिया होगा, एक क्रिया दी होगी, उसका आपको सहायक क्रिया के रूप में वाक्यों में प्रयोग करना है। कई बार हम बहुत आसान समझते हैं इस प्रश्न को, लेकिन इस प्रश्न में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्रिया कहीं हमारी मूल क्रिया ना बन जाए, उसे हमें उसके सहायक क्रिया के रूप में ही प्रयोग करना है। तो हम एक एक करके इन दोनों प्रश्नों का थोड़ा सा विवरण देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न था सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखो। मतलब इसमें आपको वाक्य दिए होंगे, उस वाक्य में से आपको सहायक क्रिया पहचाननी है और उसका मूल रूप लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको उदाहरणार्थ दो वाक्य दिए हैं। सबसे पहला वाक्य है रमेश वहीं बैठा रहा। अब बैठा रहा ये क्रिया है, ये हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब बैठा रहा में से बैठा जो है वो मूल क्रिया होगी और जो रहा शब्द है वो हमारी सहायक क्रिया होगी। तो सहायक क्रिया में जो शब्द लिखा गया है रहा, तो आधे अंक आपको इस पर मिलेंगे कि आपने सहायक क्रिया पहचानी और उसको लिखा। दूसरे जो आधे अंक हैं वो आपको मूल रूप लिखने पर मिलेंगे। तो रहा इस शब्द का मूल रूप क्या है? रहना। ठीक है, रहना जो है वो धातु, जिसे अभी मैंने बताया था, धातु जो है ना मूल रूप की जो क्रिया होती है उसे धातु कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है बालक फूल चुनने गया। इसमें से चुनने गया ये क्रिया है, जिसमें से चुनना
ये मूल क्रिया हुई या मुख्य क्रिया हुई, और जो गया शब्द है वो हमारी सहायक क्रिया हुई। तो सहायक क्रिया पहचान लिया आपने, सहायक क्रिया हुई गया, ठीक है। उसके बाद उस गया शब्द का आपको मूल रूप बताना है। गया किस धातु से जुड़ा हुआ है, आपको किस क्रिया का आभास देता है, किस वर्ब के बारे में बताता है, जाना, ठीक है। जाना को ही तो हम लोग जो भूतकाल में हम गया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाना जो है ये उसका मूल रूप हुआ, यानी जो आपका पहले प्रकार का प्रश्न आता है कि पहले आपको सहायक क्रिया पहचाननी है और उसका मूल रूप लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वाक्य दिए जाएंगे, सबसे पहले आपको उसकी सहायक क्रिया लिखनी है और पश्चात उसका मूल रूप लिखना है। तो आधे आधे अंक इस प्रकार जोड़कर आपको 1 अंक पूरे मिल जाएंगे। अगला जो दूसरा प्रश्न था इससे जुड़ा हुआ, सहायक क्रिया का वाक्यों में प्रयोग करो, ठीक है। तो आपको क्रिया दी जाएगी, जैसे यहाँ उदाहरणार्थ मैंने 5 वाक्य दिए हुए, 5 आपको शब्द दिए जाएंगे क्रिया, उसका आपको प्रयोग करना है, परंतु किस प्रकार, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे आपको शब्द दिया है बैठना, बैठना का मैंने वाक्य क्या बनाया है, मोहन वहाँ जा बैठा। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जा बैठा क्रिया है, जिसमें से मूल क्रिया है जाना, ठीक है, और सहायक क्रिया है बैठना। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहीं आपका वाक्य ऐसा ना हो कि मोहन वहाँ बैठा, केवल अगर इतना वाक्य हुआ तो बैठा ये आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी, ये आपकी सहायक क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना है तो उस वाक्य में आपके जो दिए गए शब्द है उसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में ही होना चाहिए। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण दिया है चुकना, ठीक है, वह काम पूरा कर चुका, पूरा कर चुका, कर चुका ये आपकी हो गई क्रिया, इसमें से करना उसकी मुख्य क्रिया हुई और चुका यानी चुकना जिसे हम कहते हैं वो उसकी सहायक क्रिया हुई, ठीक है। अगला देखिए पाना, पाना यानी कोई चीज़ पा लेना, ठीक है। जैसे अभी अगर मैंने इसका ऐसा वाक्य बना दिया कि मैंने अपनी पुस्तक पा ली, ठीक है, तो अगर मैं पा ली ये लिख रही हूँ तो पाना मेरे लिए मूल क्रिया हो गई और ली यानी लेना ये मेरे लिए सहायक क्रिया हो गई, परंतु मुझे पाना को सहायक क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त करना है। तो इसलिए मैं वाक्य कुछ ऐसा बनाऊंगी, आज वह पाठशाला न जा पाया, इसमें से जाना मुख्य क्रिया हुई और पाया यानी पाना जो शब्द हुआ वो आपकी सहायक क्रिया हुई, ठीक है। अगला जो शब्द है सकना, सकना यानी किसी की कैपेसिटी आपको बताता है, कर सका टाइप। तो अगर मैं इसको मैं ऐसे कुछ वाक्य बताऊंगी कि वो सकता था, अगर मैं ऐसे अंत में उसका सकता था मैं प्रयोग करूंगी तो सकना जो है वो मूल क्रिया हो जाएगी और था जो है वो उसकी सहायक क्रिया। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, इसलिए मैंने वाक्य कैसा बनाया है, वह वादा पूरा न कर सका यानी करना मूल क्रिया और सकना यानी सका सहायक क्रिया हुई, ठीक है। अगला और अंतिम वाक्य है लगना, लगना जो है लगना में इसको हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं, वह मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए अच्छा लगना ये हुआ आपका मूल क्रिया, इसमें से लगना जो हुआ ये हुई सहायक क्रिया, ठीक है। तो इसके लिए आप लगना इस शब्द के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नानी बच्चों को अच्छी कहानियाँ बताने लगी, तो बताने लगी में से बताना ये मूल क्रिया हो जाएगी और लगना ये सहायक क्रिया। लेकिन जो ये वाक्य है वह मुझे अच्छी लगी, इसमें से लगी जो है ये एक प्रकार की मूल क्रिया का ही वाक्य है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको वाक्य इस प्रकार का नहीं बनाना है, आपको वाक्य कैसा बनाना है जिसमें लगना मुख्य क्रिया न होकर सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त तो हो। जैसे इसके उदाहरण, जैसे मैंने आपको दूसरा उदाहरण बता दिया कि नानी बच्चों को अच्छी कहानियाँ बताने लगी, तो बताने लगी ये मुख्य रूप होगा, तो बताना ये मुख्य क्रिया होगी और लगना ये सहायक क्रिया होगी। तो इस प्रकार आप जैसे ये अंत वाला वाक्य था वह मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो ये आवश्यक नहीं है कि ये वाक्य सही हो, ये वाक्य गलत भी हो सकता है। लगना को जैसे आपको बहुत सारे वाक्य देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि इसके जगह पे मुझे लगना जो है वो कहाँ प्रयुक्त करना है, सहायक क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त करना है। तो इस प्रकार ये आपका जो एक पाठ था सहायक क्रिया ये पूर्ण होता है, ठीक है। थैंक यू।